शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है। जब मोइचिरो इधर जंगल में से भाग रहा होता है तो वो साइड में देखता है कि कोतेत्सु एक डीमन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और पहले तो मोइचिरो यहाँ से आगे जाने की सोचता है और वो यही सोचता है कि उसके लिए जो मेन प्रायोरिटी है वो है विलेजर्स और वो अपर रैंक के डीमंस, उनको हराना उसकी मेन प्रायोरिटी है। लेकिन फिर उसको जब टांजिरो की बात याद आती है कि जब भी हम किसी और की मदद करते हैं तो और लोग भी हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सुन के वो यहाँ पे उस बच्चे को यानी कि कोतेत्सु को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और कोतेत्सु को यहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वरना वो उसके रास्ते में ही आएगा। यहाँ पे कोतेत्सु पीछे जाके छुप जाता है और मोइचिरो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से इस डीमन का सर काट देता है और ये सर कट के साइड में गिर जाता है। लेकिन फिर भी ये डीमन यहाँ पे डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा होता और अभी भी जिंदा होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये डीमन अपना फेस फिर से उगा लेता है तो मोइचिरो देखता है कि इस डीमन के ऊपर यहाँ पे एक वास जैसी चीज है और उसको समझ आता है कि जरूर इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो वो नेक्स्ट अटैक अपना इस वास के ऊपर ही करता है जिसके बाद भाई ये डीमन यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है और फाइनली मर जाता है। अब यार इस वास से आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि ये ग्योको का ही डीमन है, लेकिन ग्योको यहाँ पे कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा होता। जैसे ये डीमन मरता है तो मोइचिरो यही कहता है कि ये ब्लड डीमन आर्ट है और इसको अपनी ताकत उस वास से मिल रही थी। तब यहाँ पे कोतेत्सु आता है और वो भाई मोइचिरो को हक कर लेता है और उसको काफी खुशी हो रही होती है। वो कहता है मेरे को माफ करना है यार, मैंने तुमसे नफरत की और मैं तुम्हें बेवकूफ गधा पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, तुम तो काफी अच्छे हो। तो मोइचिरो कहता है बेवकूफ गधे से तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे कोतेत्सु को थोड़ा एम्बैरेस फील होता है लेकिन मोइचिरो को पता होता है कि और लोगों को उसकी मदद की जरूरत है तो वो ये सब नहीं कर सकता, उसको यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। तो वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन कोतेत्सु उसके साथ साथ चलने लग जाता है और वो ये कह रहा है कि हगानेजुका एक स्वॉर्ड पे काम कर रहे हैं उसको रिस्टोर करने के लिए और उसको पॉलिश करने में दिन रात अपना मेहनत कर रहे हैं, तो उनका काम रुकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। जब यहाँ पे मोइचिरो कोतेत्सु को देखता है तो उसको यार पहले का एक सीन याद आता है जो कि धुंधली धुंधली सी यादें होती है। सामने यहाँ पे कगाया होता है और बेसिकली यहाँ पे मोइचिरो उसके घर में ही होता है। हमें दिखाया जाता है कि इधर मोइचिरो को काफी ज्यादा चोट लगी होती है और कगाया यही कहता है कि मोइचिरो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके ये यादें ताजा होती जाएंगी और तुम्हारी जो खोई हुई यादाश्त है वो वापस आने लगेगी। अभी के लिए सिर्फ तुम्हें बचने के बारे में सोचना है और जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये चीज काम करती रहेगी। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि यार मोइचिरो के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद उसकी यादाश्त खो गई थी और कगाया ने उसको बचाया था मेरे ख्याल से, जिसके बाद यहाँ पे अभी तक शायद मोइचिरो को अपनी पुरानी यादें वापस नहीं मिली है। लेकिन कगाया उसको यही कहता है कि बस तुम्हें एक ट्रिगर की जरूरत होगी जिसके बाद जो तुम्हारे दिमाग में ये धुंध है वो धीरे धीरे करके साफ होने लगेगी। धुंध यानी कि मिस्ट, और आपको पता ही है कि मोइचिरो मिस्ट हाशिरा है। ये सब याद करने के बाद मोइचिरो इधर कोतेत्सु को उठा के बहुत तेजी से भागने लग जाता है और वो यही सोचता है कि क्या वो ठीक कर रहा है या नहीं। ऐसे वो पूरे विलेज को नहीं बचा पाएगा, लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और वो यही कहता है कि मास्टर ने मुझे चुना है, मैं हूँ मोइचिरो टोकिटो मिस्ट हाशिरा, तो मैं जरूर ये कर सकता हूँ। दूसरी ओर हमें यहाँ पे टांजिरो का सीन दिखाया जाता है और जैसे कि आपको याद होगा कि इधर ये उड़ने वाले डीमन के फेस ने टांजिरो का पैर पकड़ लिया था और इस डीमन का नाम योरोगी है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं मैं। यहाँ पे वो अपना अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और टांजिरो को समझ नहीं आता वो क्या करे और वो भाई अपने इंस्टिंक्ट से यहाँ पे उसका चेहरा बिल्कुल बीच में से काट देता है। यहाँ पे टांजिरो ये सोचते हैं कि यार शिट, मैंने इसको काट दिया, अब मेरे को क्या करना होगा, ये तो फिर से मल्टीप्लाई होने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये दोबारा से दो फेस बन चुके होते हैं और ये दोनों के दोनों भाई टांजिरो के ऊपर भाई काफी तगड़ा सोनिक बीम अटैक करते हैं। लेकिन टांजिरो को यहाँ पे एहसास होता है कि ये अटैक पहले से बहुत ज्यादा कमजोर है। उसको यहाँ पे समझ आ जाता है कि ये अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी ताकतें भी कम हो जाती है। अब जैसे कि आपको याद होगा ये जो ओरिजिनल थे, जो 4 सबसे पहले मल्टीप्लाई हुए हैं, ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उससे ज्यादा ये शायद मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर होंगे भी तो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं रह पाएंगे। और टांजिरो ने यहाँ पे नोटिस किया होता है कि इनकी जीप पे यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे होते हैं जैसे कि गुस्सा, खुशी, मजा और दुख, ठीक है, जो कि इंसान के 4 इमोशंस है, सबसे ताकतवर इमोशंस। अगर ये इससे ज्यादा स्प्लिट होते हैं तो ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाएंगे। तो ये जो 2 छोटे छोटे मुंह होते हैं भाई, टांजिरो इनके मुंह में ही अपनी ब्लेड डाल देता है और इनकी तो ऐसी तैसी हो जाती है भाई, ब्लेड ही मुंह के अंदर घुसेड़ देता है, वो इनको स्प्लिट नहीं करता। तभी यहाँ पे ओरिजिनल योरोगी ऊपर से उड़ता हुआ आता है और वो भाई अपनी बीम तैयार करता है। वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर में होता है और टांजिरो उसके अटैक से यहाँ पे बाल बाल बचता है। वो यही सोचता है कि उसको कम से कम एक को तो यहाँ पे हराना ही होगा, उसके बाद जल्दी से उसको नेजुको और गेन्या के पास जाना होगा। वो देखते हैं यहाँ पे उसकी ब्लेड में जो ये 2 पीसेस थे या फिर 2 हिस्से थे योरोगी के, वो गायब हो चुके होते हैं। इसका मतलब ये था कि ये उससे ज्यादा और स्प्लिट नहीं हो सकते थे
और वो खत्म हो चुका है अब, ठीक है ना। यहाँ पे यूरोगी फिर से टांजिरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो अपने पंजों से इधर टांजिरो के ऊपर अटैक करके आगे भी निकल जाता है और टांजिरो को पता भी नहीं चलता। यूरोगी यही कहता है कि इतनी तगड़ी स्पीड और शार्पनेस से मैं एक डायमंड को भी चूर चूर करके रख सकता हूँ, तो तुम क्या चीज हो। यहाँ पे टांजिरो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यूरोगी काफी ज्यादा फास्ट होता है और वो लगातार इधर टांजिरो के ऊपर अपने पंजों से हमला करता रहता है। उसको काफी खून यहाँ पे निकलता है। यूरोगी यही कहता है कि मेरे को मजा आ रहा है तुम्हारा ये खून बार बार निकालने में, तुम तो अभी कांपने में लग जाओगे मेरे ख्याल से थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जब वो अटैक करके यहाँ से निकलता है तो टांजिरो कहता है और तुम भी। तो भाई यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टांजिरो ने उसके फेस के बीच में यहाँ पे अपनी ब्लेड से हमला किया होता है। इससे यहाँ पे इस डीमन की वाट लगने लग जाती है। भाई यूरोगी यहाँ पे समझ जाता है कि ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो पूरी तरह से स्प्लिट भी नहीं हो सकता, बस वो हील हो सकता है और उसकी लेकिन वाट तो जरूर लगेगी। यहाँ पे टांजिरो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यूरोगी यहाँ पे फिर से अपना सोनिक बीम अटैक करने की कोशिश करता है। तो भाई टांजिरो यहाँ पे फिर से उसकी मुंह से उसको काट देता है, जिसके बाद यूरोगी यहाँ पे नीचे गिर जाता है। टांजिरो यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ता है यूरोगी के ऊपर हमला करने के लिए। यहाँ पे यूरोगी जल्दी से हील होकर ऊपर उड़ने लग जाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे वो और भी ज्यादा फास्ट हो चुका होता है और वो अपने पंजों से इधर टांजिरो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। टांजिरो को यहाँ पे जल्द से जल्द नेजुको और गेना के पास पहुंचना होता है, लेकिन कैसे, उसको यहाँ पे इससे पहले निपटना होगा, तभी वो जा सकता है उधर। दूसरी ओर यहाँ पे नेजुको का सीन दिखाया जाता है और वो यार बेचारी यहाँ पे काफी स्ट्रगल कर रही होती है। वो इस डीमन का यहाँ पे सामना नहीं कर पा रही होती, जिसका नाम काराकू होता है, ठीक है। दूसरी ओर हमें आइजेत्सु का भी सीन दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पे गेना के सीने में अपना स्टाफ डाल रखा होता है। इधर सेकिडो काराकू से यही कहता है कि जल्दी से खत्म कर दो इस लड़की को, क्या उसके साथ खेल रहे हो, मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम। तो काराकू यही कहता है कि अरे शांत हो जाओ, ये लड़की मेरी है, बीच में दखल मत दो, तुम और आइजेत्सु कहीं और जाओ। तो आइजेत्सु कहता है कि काराकू मैं इसकी ऐसी तैसी कर देता हूँ। यहाँ पे वो अपना स्पेयर जब बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि यार वो अपना स्पेयर वापस नहीं ले पाता और गेना कहता है कि मैं तुम्हारा शिकार हूँ, है ना। तो यहाँ पे वो अपने गन से भाई आइजेत्सु का सर उड़ा देता है और सेकिडो कहता है कि आइजेत्सु तुम फिर से, भाई कितनी शर्म की बात है, तुम्हारा गोली खाली तुमने, बेवकूफ कहीं के। यहाँ पे आइजेत्सु अपना स्पेयर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है और भाई वो पूरा काट देता है इधर गेना को, जिससे कि गेना के मुंह से भी खून निकल जाता है। वो यहाँ पे ऑलरेडी हील हो चुका होता है और वो ये कहता है कि ये काफी बुरी बात है, मतलब कि तुम इतनी देर से मर ही नहीं रहे। गेना यहाँ पे शांति से बैठ जाता है और आइजेत्सु यही कहता है कि मैंने इसकी छाती पे हमला किया था जिससे कि ये जल्दी से मर जाए, लेकिन ये बंदा मरा ही नहीं क्योंकि इसने मेरा स्पेयर होल्ड कर लिया था, लेकिन अब तो पक्का मर जाएगा ये। तो यहाँ पे गेना नीचे बैठ के भाई कुछ मंत्र वगैरह बोलने लग जाता है। शा एक ई कोकू जी जू जी को डोकू ओन यो, सॉरी यार, मतलब क्या ही बोलो यार मैं, मतलब मेरे को ये नहीं बोलना था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आइजेत्सु ये कहता है कि ये यहाँ पे आमिडा सूत्र बोल रहा है क्या, कितना बड़ा भक्त है ये। तो सेकिडो कहता है वो अभी भी जिंदा है, उसका सर उड़ा दो, ठीक है ना। तो आइजेत्सु कहता है हाँ हाँ यार चिल्लाना बंद करो, ठीक है ना। यहाँ पे जब आइजेत्सु गेना के ऊपर अटैक करने के लिए अपना स्पेयर उठाते हैं तो भाई इधर सामने से गेना गायब हो चुका होता है और उसके पीछे आ चुका होता है। वो यही कहता है कि मैं तुम्हारा सर तब तक काटता रहूंगा कीड़ो जब तक तुम मर नहीं जाते। यहाँ पे जैसे ही वो उसके चेहरे के पास अपनी ब्लेड लाने वाला होता है तभी भाई इधर सेकिडो अपना स्टाफ जमीन पे मारते, जिससे कि इधर काफी तगड़ी बिजली के झटके गेना को लगने लग जाते हैं। गेना ये कहता है यार ये कमीना सबसे खराब है, इसके हाथ में जो ये छड़ी है ना, इसकी लाइटनिंग से बचना काफी मुश्किल है। वो यहाँ पे शूट कर देता है जिससे कि सेकिडो का एक हाथ टूट जाता है। सेकिडो मन में कहता है यार ये बंदा किस मिट्टी का बना है, मर के क्यों नहीं दे रहा है ये। आइजेत्सु ने इसको इतना जख्मी कर दिया उसके बाद भी जिंदा है ये। आइजेत्सु इधर भाई अपने स्पेयर से उसको काफी तगड़ा अटैक देता है, जिससे कि गेना यहाँ पे अंदर वाले रूम में जाके गिर जाता है। इधर काराको होता है और वो नेजुको से यही कहता है कि बस अब मैं तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया, अब तुम्हारा खेल खत्म करना होगा। यहाँ पे वो अपनी किक से भाई नेजुको का पेट में ही अटैक कर देता है और पीठ में से उसका पैर बाहर निकल जाता है भाई साहब। और वो यही कहता है कि सेकिडो जब मैं इस लड़की के हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा तो तुम इसे अपने खाखारा से बिजली के झटके देना, ठीक है ना। तो सेकिडो कहता है बेवकूफ, मेरा तब से ही ये प्लान था, शुरुआत से ही। तो काराको यहाँ पे नेजुको का हाथ भी तोड़ देता है और जब वो उसको खींच के बाहर निकालने लगता है तभी भाई नेजुको एक काफी तगड़ी किक देके मारती है उसके मुंह पे, जिससे उसका मुंह ही टूट जाता है। भाई काराको मन में सोचता है कि भाई कितनी खतरनाक ताकत है इसकी। यहाँ पे नेजुको अपना खुद का हाथ तोड़ देती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से वो काराको को पूरी तरह से जलाने लग जाती है। वो यहाँ पे काराको को दूसरा हाथ तोड़ के उसका ये जो फैन टाइप होता है वो ले लेती है और उसके ऊपर उसी फैन से अटैक करके उसको बहुत दूर उड़ा देती है। भाई नेजुको तो बैड एस लग रही है यहाँ पे। वो पीछे पलटती है और वो सेकिडो के ऊपर जब हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो सेकिडो उसको काफी कमाल की टक्कर देता है और उसके गले में अपना स्टाफ डाल देता है भाई साहब, और काफी तगड़े बिजली के झटके देना शुरू करता है उसको। यहाँ पे नेजुको के होश उड़ने लग जाते हैं यार, मतलब काफी खतरनाक अटैक है यार। तुम मेरे से पूछो तो यार सबसे ज्यादा खतरनाक इन चारों डीमंस में से मेरे को सेकिडो ही लग रहा है। इधर दूसरी ओर टांजिरो यूरोगी
योरोगी से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन योरोगी अब पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुका होता है क्योंकि उसने एक अटैक खा लिया होता है टांजिरो का, तो अब शायद वो ज्यादा सीरियस हो चुका होता है लड़ने में। यहाँ पे टांजिरो को पता होता है कि किस डायरेक्शन में वो बिल्डिंग है जहाँ पे नेजुको और गेन्या है, तो उसको वहां पे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। तो वो यहाँ पे यही सोचता है कि अगर वो योरोगी को यहाँ पे नहीं हरा पाया तो ये चीजें और वर्स हो जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि यार उसकी मदद करने के लिए भी यहाँ पे कोई है नहीं, तो उसको समझ नहीं आता कि वो करे क्या। वो यही सोचता है कि बस नेजुको और गेन्या तुम मर मत जाना। दूसरा यहाँ पे हमें गेन्या का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई पड़ा होता है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। आइजेत्सु यहाँ पे उसको अंदर देखने के लिए आता है और वो सोचता है कि शायद अब ये तो मर ही चुका है, लेकिन गेन्या यहाँ पे फिर भी उठ के खड़ा हो चुका होता है। भाई वो यहाँ पे फिर से चैंटिंग शुरू करता है, अपना वो मंत्र बोलना शुरू करता है। आइजेत्सु ये सोचता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, भाई हो क्या चीज तुम? तो गेन्या कहता है तुम जानना चाहते हो मैं क्या हूँ? मैं हूँ गेन्या शिनाजुकावा, याद रखना ये नाम, ये उस आदमी का नाम है जो कि तुम्हें जान से मारने वाला है। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से टांजिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली इधर भाई योरोगी से लड़ने की कोशिश ही कर रहा होता है। वो यही सोचता है कि उसको एक बार में उस बिल्डिंग तक पहुंचना होगा, बस वो यहाँ पे गलत डिसीजन नहीं ले सकता कि किस डायरेक्शन में है वो बिल्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली यार हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे वो बिल्डिंग है, लेकिन टांजिरो इधर जंगल में है, उसको डायरेक्शन का भी ठीक से पता नहीं है, उसको बस एक हल्का सा आइडिया है कि यहाँ पे वो बिल्डिंग है। वो ये सोचता है कि वो योरोगी की उड़ने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा और वहां तक पहुंचेगा और जल्द से जल्द नेजुको और गेन्या को बचाएगा। यहाँ पे वो उस बिल्डिंग की ओर भागना शुरू कर देता है और योरोगी यही सोचता है कि भाई क्या हो गया, अभी तो तुम्हारे अंदर काफी मोटिवेशन थी, अब क्यों भाग रहे हो तुम? यहाँ पे वो टांजिरो के ऊपर पीछे से जब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो भाई टांजिरो इधर उसके अटैक को डॉज करता है और उछल के भाई उसके पैर में से ब्लेड निकालता है और यही ब्लेड उसके मुंह में जाके लगती है। भाई उसकी जीभ यहाँ पे कट चुकी होती है। इधर वो टांजिरो के पीठ में भी अपना पंजा मार चुका होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो उल्टा उड़ रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टांजिरो उस डायरेक्शन में उड़ने लग जाता है। टांजिरो ये कहता है कि मुझे पहले से पता था ये इतना ज्यादा हल्का होगा, इसी वजह से तो इतने छोटे पंखों के बावजूद इतनी आसानी से उड़ पा रहा है। तो यहाँ पे भाई वो उसके ऊपर बैठ के जाने लग जाता है, उसको अपना राइड टाइप बना लेता है वो। और यहाँ पे ये लोग एक बिल्डिंग में आके ठुकते हैं। यहाँ पे टांजिरो अपनी पूरी ताकत लगाता है ब्लेड से और भाई इधर इस बिल्डिंग के अंदर क्रैक भी आने लग जाते हैं और भाई ये दीवार यहाँ पे टूटने लग जाती है। ये लोग यहाँ पे अंदर आ जाते हैं और सेकिरो यहाँ पे शॉक हो जाता है ये देख के। जब टांजिरो देखता है कि भाई सेकिरो ने यहाँ पे नेजुको की क्या हालत कर रखी है, और सेकिरो भी इधर शॉक हो चुका होता है कि पहले तो काराको की वाट लगी थी और अब योरोगी की भी लग गई, चल क्या रहे हैं ये, कर क्या रहे हैं ये लोग? नेजुको को ऐसे देख के भाई टांजिरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फुल स्पीड में इधर सेकिरो की तरफ उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे सेकिरो अपने हाथ में से एक और स्टाफ बना लेता है और उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो इधर टांजिरो के ऊपर जब हमला करता है तो हमें दिखाया जाता है कि टांजिरो के हाथ में योरोगी का एक पैर था जिसमें सेकिरो गलती से अपना स्टाफ मार देता है। सेकिरो मन में ये कहता है क्योंकि इसके अंदर भी मेरे जैसे ही सेल्स है तो मेरी लाइटनिंग इससे आगे नहीं जा सकती। इस बच्चे की इंस्टिंक्ट्स काफी कमाल की है, मतलब जैसे ही ये बंदा इस रूम के अंदर आया था वैसे इसने योरोगी का पैर काट लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। इतनी खतरनाक लड़ाई में भी इतनी तेज सोच पा रहा है। यहाँ पे टांजिरो मन में कहता है कि मैं बस एक हाथ से तो उसका पूरा सर नहीं उड़ा सकता हूँ, तो इसलिए सिर्फ उसकी जीभ उड़ा देता हूँ। तो यहाँ पे टांजिरो अपने ब्लेड से उसकी जीभ पे अटैक करता है जिससे कि यहाँ पे सेकिरो की भी वाट लगने लग जाती है। यहाँ पे वो योरोगी का पैर फिर से निकाल लेता है और वो मन में ये कहता है कि अगर मैं सिर्फ इनकी जीभ को कट करता हूँ तो इनको रीजनरेट होने में ज्यादा टाइम लगता है। अब ऑब्वियसली बात है अगर टांजिरो अपने हाथ से इस पैर को निकालता है तो उसको भी बिजली का झटका लगता है, इसलिए वो यहाँ पे योरोगी के पैर का इस्तेमाल करके इस पैर को निकालने की कोशिश करता है जिससे कि उसको खुद को झटका नहीं लगता और वो फाइनली इस स्टाफ को यहाँ पे बाहर निकाल लेता है। और सेकिरो को यहाँ पे काफी गुस्सा आता है, वो यहाँ पे टांजिरो के ऊपर हमला करने के लिए अपना स्टाफ आगे लेके आता है, लेकिन उसको यहाँ पे कोई भी बिजली का झटका नहीं लगता क्योंकि नेजुको ने उठ के यहाँ पे इस स्टाफ को पकड़ लिया होता है। वो यहाँ पे अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके भाई सेकिरो की वाट लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पे सेकिरो भी सोचता है भाई कितनी खतरनाक ब्लड डीमन आर्ट है ये। टांजिरो ये कहता है कि नेजुको का जो ब्लड है ये सच में काफी ज्यादा कारगर है, लेकिन तभी यहाँ पे भाई ऊपर से काराको आ जाता है और वो ये कहता है कि कितना मजा आ रहा है, मैं भी आ जाता हूँ यार तुम लोगों के साथ। यहाँ पे वो अपने फेदर से भाई काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे कि ये दोनों के दोनों नीचे दब जाते हैं। इधर इनके बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक प्रेशर आ रहा होता है और ये फाइनली जमीन तोड़ के नीचे चले जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जमीन पे यहाँ पे उस फेदर का डिजाइन भी बन चुका होता है। टांजिरो और नेजुको दोनों के दोनों यहाँ पे बेहोश हो चुके होते हैं और ये तीनों के तीनों डीमंस यहाँ पे आ जाते हैं और यही सोचते हैं कि चलो फिर ठीक है इनका खेल अब खत्म किया जाए। दूसरा यहाँ पे हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है और इधर ये घंटा वंटा बजा देते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है और यहाँ पे वैसे ही बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं, यानी कि ग्योको ने यहाँ पे पूरी गैंग बना दी होती है इन डीमंस की और ये सबके सब इधर विलेज के ऊपर आके हमला कर देते हैं। अब ऑब्वियसली बात है यार ये तो बेचारे स्वॉर्ड्समिथ्स हैं, इनको इतना अच्छा लड़ना आता नहीं है, साथ ही साथ इनको ये भी नहीं पता कि इस डीमन का वीक पॉइंट क्या है, ये कैसे लड़ पाएंगे उससे, है कि नहीं। यहाँ पे पूरी तरह से भगदड़ बच चुकी होती है और दूसरी ओर हमें एक कासुगाई क्रो का सीन दिखाया जाता है जो कि यही बोलती है कि जल्दी करो विलेज के ऊपर हमला हुआ है, जितनी जल्दी हो सके गांव वालों को बचाओ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लव हाशिरा यानी कि मित्सुरी इधर काफी तेजी से विलेज की ओर आगे बढ़ रही होती है और वो ये सोचते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट का मेरे को इंचार्ज बनाया गया था वहां से स्वॉर्ड्समिथ के विलेज काफी ज्यादा पास है, तो मैं जल्द से जल्द वहां पे पहुंच सकती हूँ। और ये कासुगाई क्रो यही कहती है
है कि जल्दी करो, विलेज खत्म होने की कगार पे है। तो मित्सुरी यही कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी। तो यहाँ पे तकरीबन देखा जाए तो 2 हाशिराज हो चुके हैं, एक मिस्ट हाशिरा और दूसरी और है एक लव हाशिरा, और इनके अलावा अपना टांजिरो भी है, उसके साथ नेजुको भी है, जो कि काफी पावरफुल लोग हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि गेन्या भी काफी अच्छा खासा फाइटर है और वो भी इस लड़ाई में, इस आर्क में काफी धमाकेदार चीजें कर सकता है। तो यार आज के एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड यार आएगा संडे की रात को 10 बजे के अराउंड आ जाएगा, 10 साढ़े 10 के अराउंड, है ना। और उस हिसाब से ही वीडियो बनाना शुरू कर लेंगे हम जल्दी से जल्दी, ठीक है। जहां तक बात है यार कॉपीराइट स्ट्राइक्स की, तो यार मेरे को नहीं पता ये वीडियो रहेगी नहीं रहेगी यार, हो सकता है डिलीट हो जाए, स्ट्राइक आ जाए, कुछ नहीं कह सकते ना, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी यार मेरे को बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। मतलब मैं फिर कितने भी चैनल बना सकता हूँ, कितना भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बट मैं गिव अप नहीं कर सकता। तो ये दिक्कत है। ओके, दिक्कत नहीं है, काफी अच्छी बात है। आप लोगों के अंदर भी एटीट्यूड होना चाहिए। वीडियो खत्म हो चुकी है इसलिए मैं कितनी भी बकवास कर सकता हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। अभी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। जहां तक बात है क्लासरूम ऑफ द लाइट की, तो यार उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मैं यार एक नए एनिमे शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ जिसका नाम है मैशले मैजिक एंड मसल्स, ठीक है। इसका सजेशन मेरे को आज लाइव स्ट्रीम में आया था, इसके बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को एनिमे करनी चाहिए। तो देखते हैं, आपने अगर इसका नाम सुना है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।